हेलो फ्रेंड्स, हम लोग खान सर के नोट्स से बायोलॉजी पढ़ना शुरू किए थे और बायोलॉजी का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसका पहला पार्ट अपलोड हो गया है। आज हम लोग इसका आगे देखेंगे। तो इसमें कुछ कुछ रिवीजन करना था, आप रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था तो रिवीजन नहीं करवा पाए थे। तो वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं वह सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख चुके थे। पाचन तंत्र के दो अंग होते हैं, पहला आहार नाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, आहार नाल जो होता है मुख गुहा से ही, मतलब मुंह से ही शुरू होता है और नीचे गुदा तक जो पूरा सिस्टम होता है वो आहार नाल होता है। यह 32 फीट का होता है या 8 से 10 मीटर का होता है। आहार नाल में क्या क्या चीज़ आता है? मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने में एंजाइम का निर्माण करती है और ये कहाँ कहाँ होती है? पहले तो लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ होता है, यानी मुंह से शुरू होता है, और अंत कहाँ होता है? छोटी आंत में, मतलब कि पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बड़ी आंत क्या करती है? जल का अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है। उसके बाद मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। तो मुख गुहा जो होता है वह इसमें, ठीक है, वह एक बंद कमरे के समान संरचना होती है और मनुष्य के दो जबड़े में निचला जबड़ा जो होता है गतिशील होता है। नीचे का जबड़ा गतिशील होता है, ऊपर का जबड़ा मतलब कि वह गतिशील नहीं होता है। उसके बाद मुख गुहा के ऊपर वाले हिस्से को तालू कहते हैं या पैलेट कहते हैं। ठीक है, तालू। और साइड वाले हिस्से को क्या कहते हैं? मांसल भाग कहते हैं। ठीक है, और जो तालू के साथ एक वी आकार की आकृति होती है, वी आकार की आकृति, उसको क्या कहते हैं? उसको यूवुला कहते हैं। ठीक है, यूवुला। पाचन मुख गुहा से प्रारंभ होता है और उसके बाद इसमें 32 दांत पाए जाते हैं, लार ग्रंथियां होती है, ये सब हम लोग देख चुके थे। मुख गुहा के फर्श पर मांसल मोटी संरचना होती है जिसे जीव कहते हैं, और जीव जिससे चिपकी हुई होती है। ठीक है, उसको फ्रीनूलम कहते हैं, फ्रेनूलम। ठीक है, फ्रेनूलम के साथ जुड़ी हुई होती है। स्वाद के लिए टेस्ट बड होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लार ग्रंथि में आते हैं। तो लार ग्रंथि हर दिन, मतलब प्रतिदिन क्या करती है? 1 से 1.5 लीटर तक लार स्रावित करती है। उसके बाद लार का पीएच कितना होता है? तो यह 6.8 होता है। 7.5 से 6.5 तक खाने पीने के समय इस तरह से मतलब बढ़ता घटता रहता है, लेकिन नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाएगा तो 6.8 लगाइएगा। उसके बाद लार में 99% क्या होता है? जल होता है और 1% पाचक एंजाइम होता है। तो पाचक एंजाइम कौन कौन सा होता है? लाइजोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज और म्यूलिन। लाइजोजाइम का क्या काम होता है? चलिए सबसे पहले हम लोग टाइलिन देखते हैं। तो टाइलिन जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है, और टाइलिन और डायस्टेज जो है स्टार्च को पचाने का काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसके बाद लाइजोजाइम एंजाइम और थायोसाइमेट, लाइजोजाइम और थायोसाइमेट जो है वह कीटाणुओं को मारने का काम करता है। म्यूलिन जो है खाने को चिपचिपा लसलसा बनाने का काम करता है। ठीक है, मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं होती, यह जरूर याद रखिएगा कि मेढक तथा व्हेल में लार ग्रंथियां नहीं होती है। मनुष्यों में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड या सब मैक्सिलरी, और इसी को सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको दिखेगा सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल। ठीक है, सबसे बड़ा होता है पैरोटिड, फिर सब मैक्सिलरी, फिर सब लिंगुअल। ठीक है, और ये सब जो है 2-2 जोड़ी, मतलब कि एक जोड़ी में होता है, एक नहीं होता है, एक जोड़ी में होता है, यानी 2-2 होता है दोनों साइड। चलिए, पैरोटिड ग्लैंड जो होता है यह दोनों कानों के नीचे एक उपस्थित होता है। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, कानों के नीचे स्थित होता है और सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। पैरोटिड ग्रंथि में ही मम्स या गलसुआ बीमारी होता है विषाणु के संक्रमण के कारण। ठीक है, और सांप में पैरोटिड ग्रंथि जो होता है वह पॉइजन ग्लैंड भी होता है, जहर की थैली का कार्य करता है। उसके बाद सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो होता है जबड़े के मध्य नीचे मैक्सिला अस्थि होता है, जैसे अगर मान लीजिए ये फेस है तो, और यह नाक है, तो मैक्सिला अस्थि इस तरीके से यहाँ पर आसपास होगा। ठीक है, इस आसपास में मैक्सिला अस्थि होता है। ठीक है, तो मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक उपस्थित होता है। नीचे वाला जबड़े के पास हम जब पढ़ा रहे थे तो इसको फोटो में आपको दिखाए थे। ठीक है, जो वार्टर नलिका द्वारा खुलती है। ठीक है, उसके बाद सब लिंगुअल जो होता है वह जीव के दोनों ओर एक उपस्थित होता है, जो बार्थोलिन नलिका या
रिबनस नलिका द्वारा खुलता है। ठीक है, यह सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, अब दांत के बारे में पढ़ते हैं। दांत का ऊपर का जो भाग होता है उसको शिखर कहते हैं, और जो मसूड़े के अंदर घुसा हुआ रहता है उसको जड़ मतलब रूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और बीच का जो एरिया होता है उसको नेक कहते हैं। ठीक है, जैसे यह दांत है, ऊपर दांत है, इसको नेक कहते हैं, इसको क्राउन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद मनुष्यों का दांत जो होता है थियोडोंट होता है। थियोडोंट मतलब थेकोडोंट मतलब क्या होता है, जो दांत मसूड़े के अंदर यानी जबड़े के अंदर घुसा हुआ उसको क्या कहते हैं, थेकोडोंट कहते हैं। और दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। इसमें कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दांतों का निर्माण में 85% जो योगदान होता है कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। 85% कैल्शियम फॉस्फेट, 10% होता है कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी 5% होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तीनों बात याद रखिएगा, पहले कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, दांतों का जो टूट फूट होता है वह किसके कारण होता है, फ्लोरीन की कमी के कारण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, फ्लूसोसिस कहते हैं, फ्लूसोसिस। ठीक है, फ्लूसोसिस कहते हैं। ठीक है, इस बीमारी को क्या कहा जाता है, फ्लूसोसिस कहा जाता है। प्रत्येक दांत के भीतरी गुहा को मज्जा गुहा कहते हैं। ठीक है, मतलब दांत के अंदर जो होता है मज्जा गुहा होता है, जिसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है। ठीक है, ऊपर की परत मानव दांत का 2 परत होता है। ठीक है, बाहरी परत को इनामेल कहते हैं और अंदर का जो परत होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। यहाँ फोटो में भी दिखाया गया है कि यह ऊपर का परत है, इसको इनामेल कहते हैं, उसके अंदर जो परत है वह डेंटाइन है, और यह नीचे क्या है, ये पल्प क्या कहते हैं इसको, पल्प कैविटी या मज्जा गुहा कहते हैं। ठीक है, जो मज्जा गुहा के ऊपर जो स्थित है वह उसी को डेंटाइन कहा जाता है। दांत का अधिकांश भाग जो है डेंटाइन ही होता है। ठीक है, जो कि कैल्शियम युक्त एक संयोजी उत्तक से बना हुआ होता है, कैल्शियम से। दांत के ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं, और यह मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनामेल होता है। ठीक है, इसमें 98% कैल्शियम लवण होता है, यानी कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और उसके बाद 2% क्या होता है, फ्लोरीन होता है। ठीक है, इसी का क्षय होने लगता है तो फ्लोरीन का, तो इससे दंत क्षय होने लगता है। ठीक है, इनामेल दांतों की रक्षा करता है। इनामेल जो होता है वह दांतों की रक्षा करता है। डिफोडोंट क्या होता है, जो दांत दोबारा निकलेगा, मतलब एक बार टूट के फिर दोबारा निकलेगा, उसको डिफोडोंट कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे शरीर में मतलब हमारे में 20 दांत जो होता है डिफोडोंट होता है। मोनफोडोंट किसका कहते हैं, जो परमानेंट दांत होता है, एक ही बार निकलेगा, दोबारा नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद इंसीजर मतलब 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, तो यहाँ पर इंसीजर अगर हम देखें तो कितना है, इधर यहाँ पर 4 हैं इंसीजर, अगर केवल नीचे वाला भाग का बात करें। ठीक है, तो 4 क्या है, इंसीजर है। ठीक है, कैनाइन कितना होगा, दोनों साइड अगर हम देखेंगे तो 2 होगा। ठीक है, उसके बाद मोलर कितना होगा, मोलर होगा 3, मोलर होगा 3, प्री मोलर होगा 2। ठीक है, अगर हम दोनों साइड की बात करें तो मोलर जो होगा 6 होगा, मोलर 6 होगा, और अगर दोनों साइड की प्री मोलर कितना होगा, वह 4 होगा। ठीक है, तो पूरा मिला के यानी कि अगर इंटू 2 करते जाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, मतलब इंटू 2 करने पे या 8 हो जाएगा। ठीक है, या 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12 8, और यहाँ पर 4 हो जाएगा इंटू 2 करने से, इंटू 2 करने पर यहाँ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अटकन 16 और 6 कितना हो जाएगा, 6 4 10, तो 6 4 10 6 36, ये ज़्यादा हो जा रहा है, सॉरी, थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है। इंसीजर जो है 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, 4 का अगर नीचे वाले भाग में केवल 4 होगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो यह 8 हो जाएगा। ठीक है, मोलर जो होता है 3 होता है एक तरफ, 3 होता है दूसरे तरफ, तो 6 हो जाएगा, यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 12 होना चाहिए था, 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैनाइन कितना होता है, दोनों साइड अगर हम मिलाएंगे तो 2 होगा, और ऊपर नीचे अगर देखेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पर 4 कितना हो गया, कैनाइन हो गया। प्री मोलर कितना होता है, प्री मोलर एक तरफ में 2 होता है, दूसरे तरफ में भी 2 होगा, यानी 4 होगा, और ऊपर नीचे अगर हम लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 हो गया। ठीक है, तो 8 + 8 16, 16 और 12, 16 4 20 हो गया, और 12 32 हो गया। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको पहले भी पढ़ाए हुए हैं। तो इंसीजर जो होता है सबसे आगे का दांत होता है, जिसको नोज टीथ कहते हैं। ठीक है, यह कितना होता है, अगर पूरे दांत को देखेंगे तो उसमें 8 होता है। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों मिला के 8 होता है। ठीक है,
और कैनाइन जो होता है वो उसको आई टीथ कहते हैं, ठीक है। या ऊपर नीचे मिला के 4 होता है, ठीक है। और इसको यह मांस को चीरने फाड़ने का काम आता है। प्री मोलर क्या होता है? प्री मोलर जो उसको चीक तीत कहते हैं। सबको याद रखिएगा कौन कौन सा तीत क्या नाम बोलते हैं। यह भोजन चबाने का कार्य करता है और यह बच्चों में बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। बच्चों में एक भी नहीं होता है। और बड़ों में कितना होता है? अगर ऊपर नीचे मिलाएंगे तो 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। एक तरफ 2, दूसरे तरफ 2, ऊपर नीचे 4 4 8 हो गया, ठीक है। मोलर क्या होता है? मोलर को विजडम तीत कहते हैं और यह भी भोजन चबाने के काम होता है। तो इसमें जो अंतिम वैसे तो मतलब दोनों साइड क्या होता है? 3 3 होता है। ऊपर नीचे लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऊपर नीचे 6 6 12 हो जाएगा। एक साइड 3, दूसरे साइड 3, ऊपर नीचे 6 6 12 हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चों में जो होता है वह लास्ट वाला यानी कि तीसरा मोलर जो होता है वह नहीं पाया जाता है, ठीक है। वह बहुत दिन बाद में निकलता है। तो बच्चों में कौन कौन सा नहीं होता है? तो प्री मोलर तो बिल्कुल नहीं होता है और मोलर में भी अंतिम वाला जो होता है लास्ट वाला मोलर वह नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए, बच्चों में 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं। बच्चों में 20 दांत टूटने के बाद दोबारा निकलते हैं, ठीक है। और 12 वर्ष तक निकलते हैं या 12 वर्ष की अवस्था तक टूटते रहते हैं और उसके बाद निकलता है। और दोबारा कौन कौन सा दांत निकलता है? मतलब 12 दांत जो है वो आगे बाद में निकलता है। यानी कि अगर हम पूरा जीवन काल में देखें तो कितना दांत निकलेगा? तो 20 + 32 यानी कि 52 दांत निकलेगा। पक्षियों का जो चोंच है वह क्या है? दांतों का ही रूपांतरित भाग है। हाथी का जो बाहर निकला हुआ दांत है 2, वह ऊपर के जबड़े का जो 2 इंसीजर होता है वही निकला हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दांत का सूत्र दिया हुआ है। यह सूत्र कैसे दिया हुआ है? वयस्क के लिए जैसे ऊपर से दांत, नीचे से दांत, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। और एक साइड का केवल दिया है कि 2 होगा इंसीजर, 1 होगा कैनाइन, 2 होगा फिर से प्री मोलर और 3 होगा मोलर, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों साइड। बच्चे का क्या होगा? 2 होगा इंसीजर, ठीक है, 2 होगा इंसीजर, 1 होगा कैनाइन, प्री मोलर बिल्कुल भी नहीं होता है और 2 होगा मोलर, ठीक है। लास्ट वाला मोलर नहीं होता बच्चे में। तो दंत सूत्र जो है 1/4 भाग में दिखाया जाता है, हम आपको दिखा दिए थे। जानवरों का ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होता है। जानवरों में ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होता है। स्तनधारी में सर्वाधिक दांत सूअर और घोड़े का होता है। सूअर और घोड़े का सबसे ज़्यादा दांत होता है। मच्छर में 47 दांत होता है और गाय भेड़ में 32 दांत होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतना दूर तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, रिवीजन कर लिए। देखिए लगभग 12 मिनट का समय लगा है, 12 - 12.5 मिनट का पूरा रिवाइज हो गया। अब हम लोग ग्रास नली यानी ईसोफेगस के बारे में पढ़ेंगे। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। ईसोफेगस होता क्या है? हम आपको पहले फोटो दिखा देते हैं इसका। देखिए ये जो है इसको ईसोफेगस कहते हैं, ठीक है। तो यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य कर रहा है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? आगे अब हम लोग पढ़ते हैं। तो यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करता है। यह एक लंबी नली के समान होता है जो लार में मिले हुए भोजन को निगल द्वार द्वारा प्राप्त करती है। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। तो जो नली होता है ईसोफेगस में, उसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता है, ठीक है। मनुष्यों में यह 10 इंच लंबा होता है। तो याद रखिएगा कि मनुष्यों में यह कितना इंच लंबा होता है? 10 इंच लंबा होता है। जबकि जिराफ में यह सर्वाधिक लंबी गर्दन के कारण होता है। क्रामाकुचन यानी पेरिस्टोलिस के कारण भोजन ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। तो क्रामाकुचन क्या होता है? मतलब दबना सिकुड़ना, दबना सिकुड़ना, दबना सिकुड़ना, ऐसे ऐसे होते रहता है और इसी तरह के तरीके से वह स्टमक में पहुंचता है, ठीक है। तो पेरिस्टोलिस इसको कहते हैं। ग्रास नली व अमाशय के बीच एक वॉल्व स्फिंक्टर पाया जाता है जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। तो ग्रास नली व अमाशय के बीच, ठीक है, क्या पाया जाता है? ग्रास नली और अमाशय के बीच जब यह जैसे मान लीजिए कि ये स्टमक में पहुंच गया और यहाँ से ग्रास नली है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक स्फिंक्टर होता है जो कि इसको पेट से फिर से ग्रास नली में जाने से रोकता है, ठीक है, जो भोजन को वापस ग्रास नली में जाने से रोकता है। तो हम लोग क्या क्या सीखे यहाँ पर ग्रास नली के बारे में? कि यह मुख गुहा से जुड़ा हुआ था और अमाशय
में एंड करता है, ठीक है। और यह लंबी नली के समान होता है, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होता। यह 10 इंच लंबा होता है मनुष्यों में। सर्वाधिक लंबा किस में होता है? जिराफ में होता है। इसमें किस तरीके से नीचे खाना पहुँचता है? तो क्रमाकुचन या पेरिस्टोलिस के कारण स्टमक में पहुँचता है। और इन दोनों के बीच यानी ग्रास नली और आमाशय के बीच में एक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है, जिससे कि खाना जो है पेट से फिर ग्रास नली में नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आमाशय यानी पेट के बारे में पढ़ते हैं। यह थैलीनुमा आकृति होती है जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करती है, यानी वह जमा करने का भी काम करती है और पचाने का भी काम करती है। यह आहार नली का सबसे चौड़ा भाग होता है। सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है? तो आमाशय यानी पेट होता है, ठीक है। यह भोजन को लगभग 4 घंटे तक रोक कर रखती है। 4 घंटे तक वहाँ पर रखती है। इसका आंतरिक दीवारें जो होती है म्यूकोसा का बना होता है। आंतरिक दीवारें, इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा की बनी होती है, ठीक है, ताकि वह जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वहाँ पर HCl जो निकलता है वह उसको मतलब कि खाना को पचाए, बल्कि मतलब खाना को पचाए, स्टमक की दीवारों को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इसलिए उसकी दीवारें क्या होती है? म्यूकोसा की बनी होती है। तो याद रखिएगा ये बात, म्यूकोसा की बनी होती है। 4 घंटे रोका जाता है यहाँ पर। आहार नली का सबसे चौड़ा भाग यही होता है। उसके बाद आमाशय 3 भागों में बटा होता है। आमाशय क्या है? 3 भागों में। जैसे ये देखिए आमाशय है, थोड़ा गंदा आमाशय बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो पहला अग्रभाग, मध्य भाग और ये पश्च भाग है, ठीक है। तो अग्रभाग जो होता है उसको कार्डियक कहते हैं। फनिडक और उसके बाद लास्ट भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। तो याद रखिएगा तीनों भाग। पहले आगे भाग को क्या करते हैं? कार्डियक कहते हैं। फनिडक बीच वाले भाग को कहते हैं और पाइलोरिक लास्ट वाले भाग को कहते हैं, ठीक है। कार्डियक, फनिडक, ठीक है, और पाइलोरिक। कार्डियक, फनिडक और पाइलोरिक, ठीक है। याद रहेगा, थोड़ा कठिन नाम है पर याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस तरह से। चलिए ये भाग जो है, ये वाला भाग, ठीक है, ये कार्डियक है और ये पूरा फनिडक है और यह जो लास्ट वाला भाग है उसको पाइलोरिक कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी दिखाया हुआ है इस तरीके, कार्डियक, फनिडक और ये पाइलोरिक। कार्डियक से HCl निकलता है, यानी जो शुरू वाला है ना, फर्स्ट वाला भाग जो होता है उससे क्या निकलता है? HCl निकलता है, जो टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है और कीटाणुओं को मार देता है। यह भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रियाशक्ति को बढ़ा देता है। तो HCl क्या है? मतलब कार्डियक से HCl निकलता है, जो टाइलिन जो मुंह में जब खाना मिला रहे थे तो लार ग्रंथि में क्या था? टाइलिन था। तो वह जब HCl निकलता है तो वह जो टाइलिन का प्रभाव जो होता है उसको समाप्त कर देता है और दूसरा काम क्या करता है HCl? कीटाणुओं को मार देता है, ठीक है। या भोजन को अम्लीय भी बना देता है। HCl एक अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको अम्लीय बना देता है जिससे एंजाइम की क्रियाशक्ति को बढ़ा देती है। तो ये क्या क्या काम करता है HCl? पहली बात तो ये कार्डियक से निकलता है, यानी फर्स्ट वाले भाग से निकलता है। यह टाइलिन के प्रभाव को समाप्त कर देता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा, कीटाणुओं को मार देता है। तीसरा काम क्या करता है? खाना को अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है और एंजाइम की क्रियाशक्ति को बढ़ा देता है, ठीक है। अम्लीय बना देने के बाद एंजाइम की क्रियाशक्ति को बढ़ा देता है। तो यह 4 काम इसका है। पहला काम टाइलिन के प्रभाव को ख़त्म कर देना, कीटाणुओं को मारना, अम्लीय बनाना, एंजाइम की क्रियाशक्ति को बढ़ा देना। उसके बाद देखते हैं फनिडक बीच का भाग होता है, जिसमें कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहा जाता है। यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। जब हम भोजन नहीं किए रहें तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, फनिडक क्या होता है? बीच वाले भाग को कहते हैं। इसमें कांटेनुमा संरचना होती है, ठीक है, ऐसे टाइप का संरचना होती है, ठीक है। तो यह संरचना क्यों होता है? ताकि वह खाने को रोक के रखे, ठीक है। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो उसमें क्या होता है? यही रूजी जो होता है अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और जिससे हम लोगों को लगता है कि पेट में चुभन हो रहा है, ठीक है।
चलिए, पाइलोरिक, पाइलोरिक क्या कहते हैं? पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती है तो उस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, जब जठर रस का या जो गैस्ट्रिक जूस है वह काम नहीं करता है तब इसको गैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, इस रोग को गैस्ट्रिक कहते हैं। तो पाइलोरिक से निकलता है पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है और जिससे जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अगर यह ग्रंथि काम ना करे तो इसको गैस्ट्रिक कहते हैं, इस रोग को। उसके बाद देखते हैं, जठर रस में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, जठर ग्रंथि में मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला क्या है? श्लेष्म कोशिका। ठीक है, श्लेष्म कोशिका यानी म्यूकस सेल। म्यूकस सेल में क्या होता है? म्यूकस निकलता है। ठीक है, म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है। मुख्य कोशिका यानी पेप्टिक और जाइमोजेन सेल, इससे क्या निकलता है? पेप्सिन या प्रोरेनिन निकलता है। दूसरा कोशिका का नाम क्या है? मुख्य कोशिका। इसको पेप्टिक और जाइमोजेन सेल भी कहते हैं। इससे पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन नामक एंजाइम का स्रावन होता है। भित्तीय कोशिका, तीसरा कौन सा? भित्तीय कोशिका। इसको ऑक्सेंटिक या पेरिशियल भी कहते हैं, पेरिशियल सेल भी कहते हैं। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, तो तीन इसकी कोशिका हैं जठर ग्रंथि के। तीनों याद रखिए। पहला क्या है? श्लेष्म कोशिका, इससे म्यूकस निकलता है। दूसरा क्या है? मुख्य कोशिका है, इसको पेप्टिक सेल और जाइमोजेन सेल कहते हैं। ठीक है, जिससे कि पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन नामक एंजाइम का स्रावन होता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन नामक एंजाइम का स्रावन करती है। भित्तीय कोशिका से क्या है? ऑक्सेंटिक सेल या पेरिशियल सेल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करती है। ठीक है, ये किस चीज़ का स्रावन करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। तो ये तीनों सेल का नाम जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तीनों सेल थोड़ा मुश्किल नाम है लेकिन आप बार बार पढ़ते रहिएगा तो याद हो जाएगा। पहला क्या है? म्यूकस सेल, जिससे म्यूकस निकलता है। दूसरा क्या है? पेप्टिक और जाइमोजेन सेल, दोनों नाम याद रखिएगा, पेप्टिक और जाइमोजेन सेल। ठीक है, पेप्सिनोजेन और इससे प्रोरेनिन नामक एंजाइम निकलता है। भित्तीय कोशिका, इससे ऑक्सेंटिक सेल या पेरिशियल सेल कहते हैं। इससे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक है, अब आइए हम लोग नीचे देखते हैं जठर रस में रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, जठर रस से क्या निकलता है? जठर रस में क्या पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? रेनिन दूध को दही में बदलता है। ठीक है, यानी कि दूध को पचाने का कार्य करता है। दूध में जो उपस्थित कैसीन प्रोटीन है उसको कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। तो रेनिन का क्या काम है? रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना, दूध को पचाता है और दूध में उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, उसके बाद कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद होता है। और दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? कैरोटीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, दूध का रंग हल्का पीला होता है कैरोटीन प्रोटीन के कारण। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम करता है। दूसरा चीज़ तो था रेनिन, हम लोग पढ़ चुके हैं, पेप्सिन पढ़ रहे हैं। पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है और यहाँ अब वह काइम का रूप ले लिया है। ठीक है, काइम का रूप ले लिया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि छोटी आंत में जो भोजन रहता है उसका नाम क्या है, उसको यह कौन सा रूप ले लेता है? तो एक काइम का रूप ले लेता है। ठीक है, चलिए, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बारी देखिए, जठर रस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन का क्या कार्य है? दूध को दही में बदल देना, दूध को पचाने का काम करना। ठीक है, दूध में जो कैसीन प्रोटीन रहता है उसको कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? तो कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण। ठीक है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, भोजन अमाशय के बाद छोटी आंत में जाता है। यहाँ भोजन अब काइम का रूप ले चुका है। ठीक है, तो यह हम लोग एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पूरा अमाशय को। देखिए, अमाशय क्या है? एक थैलीनुमा आकृति है। यहाँ भोजन संग्रहित रहता है। आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। 4 घंटे तक इसको रोक कर रखता है। ठीक है, इसकी आंतरिक दीवारें म्यूकोसा से बनी हुई है। अग्र भाग को कार्डियक कहते हैं, मध्य भाग को फनीडक कहते हैं और लास्ट वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो कार्डियक का क्या काम होता है? कार्डियक में से HCl निकलता है। ठीक है, HCl 4 काम करता है। पहला तो टाइलिन को समाप्त कर देता है। ठीक है, टाइलिन के प्रभाव को।
दूसरा कीटाणुओं को मारता है, तीसरा भोजन को अम्लीय बनाता है और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, 4 काम है। फनी डक में क्या होता है? फनी डक में कांटेनुमा संरचना होती है। ठीक है, और यह कांटेनुमा संरचना को क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। रूजी कहते हैं, जो खाने को रोक कर रखने का काम करता है। जब यह आप खाना नहीं खाते हैं तो यही खड़ा हो जाता है और चुभन करने लगता है पेट में। ठीक है, उसके बाद आते हैं पायलोरिक। पायलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करती तो उससे गैस्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, जठर ग्रंथि में मुख्य 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है म्यूकस सेल। ठीक है, म्यूकस सेल से म्यूकस निकलता है। पेप्टिक या जाइमोजेन सेल, इससे पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन निकलता है। उसके बाद आता है भित्तीय कोशिका। ठीक है, भित्तीय कोशिका यानी ऑक्सेंटिक और पेरिशियल सेल। ऑक्सेंटिक या पेरिशियल सेल, इससे क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। उसके बाद नीचे आते हैं तो जठर रस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। ठीक है, रेनिन दूध को दही में बदल देता है, दूध को पचाता है, दूध को यह पचाता है और इसमें उपस्थित जो कैसीन प्रोटीन है उसको कैल्शियम पराकैसिनेट में बदल देता है। ठीक है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? कैसीन प्रोटीन के कारण। दूध का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, पेप्सिन का कार्य क्या होता है? पेप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। ठीक है, और उसके बाद भोजन जो है छोटी आंत के बाद वो अमाशय के बाद छोटी आंत में पहुंच जाता है, जहां पर यह काइम का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इतना हम लोग समझ गए। अब इसके आगे का हम लोग इसके आगे यहाँ पर आंत से पढ़ेंगे, मतलब इंटेस्टाइन में जब पहुँचेगा तो इंटेस्टाइन देखिए, मनुष्यों की आंत 2 भाग में बटी होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, शाकाहारियों में आंत की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिससे भोजन अवशेषण हेतु अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्रफल मिल सके। ठीक है, तो शाकाहारियों में क्या होती है? ये आंत की लंबाई बहुत ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, क्योंकि ताकि जो भोजन है उसका अवशोषण हेतु यह बहुत ज़्यादा ज़्यादा उसको क्षेत्रफल मिल सके, जिससे कि भोजन अच्छे से अवशोषित हो सके। ठीक है, तो इतना दूर तक हम लोग पढ़ लिए। आगे का हम लोग छोटी आंत के बारे में और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।